हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? जो आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया है क्या वो आप सभी पढ़ के आए हो? पिछली क्लासेस में आई थिंक लगभग 6 से 7 लेक्चर अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। आपको जो भी कुछ पढ़ाया गया है, आपको बताया भी गया है कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएं उसे एक बार रिवाइज करना होता है, एक बार रिटर्न करो। जैसे जो मैंने लेक्चर आज आपको तुम्हें पढ़ाया है, जो भी कुछ मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा उसको एक बार तुम पढ़ने के बाद उसको राइट करोगे। ठीक है? राइट करने के बाद उसको एक बार फिर रीड करोगे। और तीसरा स्टेप होता है बच्चों, जो फॉर्मूलाज तुम्हें बताए जाते हैं। जैसे फॉर्मूला आता है फिजिक्स के अंदर, इसके अलावा आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा और भी कुछ जगहों पे हमें फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। तो जहाँ कहीं भी फॉर्मूलाज आते हैं उन फॉर्मूलाज को तो देखो रटना ही होता है। ठीक है? इन द एंड यही है कि जो फॉर्मूला है वो तुम्हें रटा हुआ हो, और उस फॉर्मूला के अंदर जो टर्म्स हैं, जैसे r इज इक्वल्स टू के ए की पावर x b की पावर y। तुम तो कहोगे कि ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन है, एक बहुत ही सिंपल सी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है जो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलती है। ये तो आमतौर पे बच्चों को याद ही होती है ना, पढ़ने के दौरान ही याद हो जाती है। लेकिन जैसे और भी कई फिजिक्स में फॉर्मूला होते हैं, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वगैरह, वो सारे फॉर्मूला आपको क्या होने चाहिए? रटे होने चाहिए। और उन फॉर्मूलाज में जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब भी क्लास के अंदर लेक्चर कंप्लीट हो, उस लेक्चर को एक बार तो तुम क्लास के साथ नोट्स बनाओगे, देन एक बार फिर रफ कॉपी में उस सबको लिखोगे, समझते हुए लिखोगे। जैसे जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसको तुम समझते हुए दोबारा से लिखोगे बच्चों, और दोबारा से लिखने के बाद उसको फिर एक बार रीड करोगे। अब देखो, ये एक ही साथ करो या तुम एक ही साथ करो या इसको तुम पार्टीशन में बांट दो। सबसे पहले तुम लिख लो, लिखो एक बार रफ कॉपी में जो भी नोट्स तुम्हें पढ़ाया जाए। इसके बाद तुम 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, जो भी तुम्हारा शेड्यूल हो पढ़ने का, 6 घंटे बाद फिर तुम उसको रीड करो। अब लिखना नहीं है, अब उसको रीड करना है समझते हुए। मतलब हर एक चीज तुम्हें उसमें क्लियर रहनी चाहिए कि अच्छा ये चीज अगर हो रही है तो इस चीज का ये मतलब है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है जो फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को रटना। मतलब तीसरे स्टेप में तुम बार बार फॉर्मूला देखोगे, r इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, r इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, r इज इक्वल्स टू एक्स ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। जहां पे r होता है रेट ऑफ इक्वेशन, k होता है प्यारे बच्चों रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट। ए और बी तो तुम्हारे रिएक्टेंट्स हैं। ए की पावर जो x है, यहाँ पे जो x है बच्चों, वो x होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और जो y है, y होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी तक इस चैप्टर में तुम्हें सबसे पहले रेट ऑफ इक्वेशन समझाया गया। तुम्हें बताया गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो ही चीजों पे बात की जाती है। सबसे पहले अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस हो रही केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट का चेंज होता है, जो हीट एब्जॉर्ब होती है या जो हीट रिलीज होती है, इस चीज की स्टडी को डिटेल में पढ़ा जाता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इसके बाद दूसरी चीज किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पढ़ी जाती है वो होती है उसकी स्पीड, उस रिएक्शन की स्पीड या उस रिएक्शन का रेट। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके कितनी तेजी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस चीज की स्टडी को कहा जाता है बच्चों, इस चीज को कहा जाता है रेट स्पीड ऑफ रिएक्शन। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ा गया रेट ऑफ इक्वेशन, जिसमें तुमने पढ़ा R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, जहां पे प्लस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा
वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जहां पे माइनस साइन तुम्हें ये बताता है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। इसके बाद तुम्हें बताया गया कि कोई केमिकल रिएक्शन है, M1A M2B के साथ रिएक्ट कर रहा है, N1C और N2D बना रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये क्या है? ये है रेट, स्पीड, वो तेजी जिस तेजी से जो ए है वो डिसअपियर हो रहा है। इसी तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अदर रिएक्टेंट्स होता है और रेट ऑफ अपीयरेंस होता है प्रोडक्ट का। तुम्हें बताया गया था कि जब भी तुम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखो या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखो, इसके अंदर सिंपल लिखा जाता है। इसके बाद तुम्हें मैंने एक बात बताई थी बच्चों कि रेट बहुत ही खास चीज होती है। रेट बहुत ही खास चीज होती है बच्चों। तो अगर रेट खास चीज है तो उसके अंदर कोई खास एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि रेट खास चीज है तो रेट के अंदर एक स्पेशल एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा। तो रेट के अंदर वो स्पेशल एलिमेंट होता है स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी जब तुम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखोगे रिएक्टेंट का तो उसी के नीचे डिवाइड कर देना उस रिएक्टेंट के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट किया हमने और इसके बाद हमने कुछ छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी थी, जैसे था मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है जिसमें 2A रिएक्ट कर रहा है 3B के साथ और प्रोडक्ट बना रहा है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल जितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट्री रिएक्शन का। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? लिखा होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी और उसमें बोल देगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसका मतलब होता है बच्चों कि उसका जो तुम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखोगे, उसका जो तुम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखोगे उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होगी, ये सारी बातें तुम्हें पढ़ाई गई हैं, एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज भी करवाई गई हैं। इसीलिए बोर्ड पे मैं नहीं लिखने वाला हूँ, मैं सिर्फ रिपीट करूंगा, उसे सुनते रहो। और अगर तुमने जिस तरह से मैंने बताया है, जिस तरह से मैंने तुम्हें कहा है पढ़ने के लिए, अगर तुमने उस तरह से चीजों को फॉलो किया होगा तो ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस स्पीड के साथ तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो कहां पे था मैं? हाँ, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की जो पावर होगी ना, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की पावर होगी वो तुम उस रिएक्टेंट का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही लिख दोगे। यानी सीधा R हो जाएगा, R इज इक्वल टू K, A की पावर M1 और B की पावर M2। इसके बाद प्यारे बच्चों तुम्हें बताया गया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होते हैं बल्कि मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ऐसे रिएक्शंस में ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। याद है बताया था? अरे याद है बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कई सारे स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। तो तुम ये बता ही नहीं पाओगे कि कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज तुम बता नहीं पाओगे। इसीलिए ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर इनसिग्निफिकेंट होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है तुम्हारे पास
क्या? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्यारे बच्चों होता है ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑर्डर तो वन हो, लेकिन जिसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी एक से ज्यादा हो। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑर्डर एक हो जाए और मॉलिक्यूलैरिटी एक से ज़्यादा हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है सर? तो तुम्हें बताया था, तुम्हें समझाया था, याद है? जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। तो फिर जो रेट की इक्वेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर तो 1 था, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी एक से ज़्यादा थी ना, मॉलिक्यूलैरिटी एक से ज़्यादा थी। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑर्डर तो 1 होता है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी एक से ज़्यादा होती है प्यारे बच्चों, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं, आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। कौन से एग्जांपल? एक था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों एक एग्जांपल था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम और दूसरा एग्जांपल था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसके बाद आता था, इसके बाद हमने पढ़ा था रेट लॉ। अच्छा रेट लॉ आप कहोगे सर रेट लॉ तो इससे पहले पढ़ा था हमने, कोई बात नहीं, अभी रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन में चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, रिवीजन में चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। तो रेट लॉ क्या था? मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए अलग अलग बातें कही गई। अब उसमें से एक था रेट लॉ। रेट लॉ हमें बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल करने के बाद ही पता लगती है। रेट लॉ है क्या? रेट लॉ है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in the terms of concentration of reactant। रेट लॉ है क्या? रेट लॉ है R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y, जहां पे R है रेट ऑफ रिएक्शन, R है रेट ऑफ रिएक्शन, K है रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। K इंपॉर्टेंट है, K के बारे में एक सवाल आता है कि K की यूनिट बताओ, तो K की यूनिट होती है मोल लीटर सेकेंड। मोल लीटर सेकेंड, सेकेंड की पावर होती है पर -1 और यहां पे लिखते हैं 1 माइनस एन, एन माइनस 1। बताया था, याद है? याद है, बताया था तुम्हें कि जो n होता है उसे अंदर की तरफ लिखते हैं, जो n होता है उसको अंदर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे n क्या होता है? यहाँ पे n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n होता है प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे A और B थे, कंसंट्रेशन ऑफ A था और कंसंट्रेशन ऑफ B था। X क्या था? X था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। X क्या था बच्चों? X था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। और y था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर तुम निकालना चाहो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर तुम निकालना चाहो तो वो होता है n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा तुम्हें मैंने समझाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो x है और जो y है वो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है क्योंकि यहाँ पे जो x है और जो y है ये हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर 3 इक्वेशन पढ़ाई थी, याद करो। r इज टू के ए की पावर 0, r इज टू के ए की पावर 0। दूसरा था at इज टू ए नॉट माइनस के टी, at इज टू ए नॉट माइनस के टी। और तीसरा था टी हाफ, हाफ लाइफ, टी हाफ था a अपॉन 2k। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों लगभग 3-4 क्लासेस में, मतलब जितने भी क्लासेस अभी तक रिकॉर्ड की है मैंने, मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है क्योंकि मैं लगातार 1 घंटे बोलता हूँ, 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 13 मिनट, तो उस दौरान मेरा गला बैठने लगता है। अभी मैंने पानी पीना स्टार्ट किया है लेक्चर के दौरान, तो देखते हैं क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था a अपॉन 2k, और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर था r इज टू के ए की पावर 1, ln at is to ln a naught minus kt, at is to a naught e की पावर माइनस kt, और 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस kt। इसके बाद दो फॉर्मूले जिनके ऊपर सवाल आते हैं, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, वो थे k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ पे a था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और a माइनस एक्स था रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी वो रिएक्टेंट जो तुम्हारे पास बचा हुआ है, वो रिएक्टेंट प्यारे बच्चों जो तुम्हारे पास क्या है, जो तुम्हारे पास बचा हुआ है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ। अच्छा हाँ, इसके बाद था हाफ लाइफ का फॉर्मूला। हाफ लाइफ तुम्हें बताया था कि वो टाइम जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटकर आधी हो जाए उसे कहा जाता है हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन में के। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में बताया था एक फॉर्मूला था at इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2 की पावर n, और यहाँ पे n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, n होता है टोटल टाइम अपॉन में टी हाफ, टोटल टाइम अपॉन में टी हाफ। देखो अब टर्म्स नहीं समझाऊंगा यार मैं, ठीक है, टर्म्स में बार बार नहीं समझाने वाला हूँ। कितनी बार समझाऊं टर्म्स, at क्या होता है, a नॉट क्या होता है, a क्या होता है, a माइनस एक्स क्या होता है, ये सारी बातें बहुत बार समझाई है इस चैप्टर के अंदर। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अब देखो चैप्टर आज मैं जो है किसी भी कीमत पे खत्म करवाऊंगा, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, आई थिंक 2 घंटा तो लगेगा ही। 20 मिनट हो गया है तो 2 घंटे 20 मिनट या 2.5 घंटे के आसपास आज का लेक्चर रिकॉर्ड होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसे हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। आज कुछ भी हो जाए, जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे से 2 कॉन्सेप्ट है बेटा, एक है तुम्हारा कोलिजन थ्योरी जो लास्ट क्लास में समझा रहा था, ग्राफ बनाया था, हाँ ग्राफ बनाया था, उसके बाद आगे भी समझाया था, लेकिन मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो जो है सिस्टम जो है वो स्विच ऑफ हो गया था। तो यहाँ पे मैं पढ़ा तो रहा था, पढ़ाया तो जा रहा था, लेकिन कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो एक्चुअली मैं बस यहाँ पे बोल रहा था। ग्राफ समझाऊंगा, कोलिजन थ्योरी आप दोबारा से बच्चों पढ़ेंगे।
अरे सर, आज भी बोर्ड ठीक नहीं करवाए हो लगता है। बच्चों हो जाएगा यार, टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो बोर्ड तो ठीक करवाना ही है मुझे। आप अपने बारे में बताओ कुछ हमें। बेटा मेरे बारे में तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हमारा साथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है चीज़ें बताई जाएंगी आपको। कॉलिजन थ्योरी। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इसकी ज़रूरत क्या थी। कॉलिजन का मतलब हम सभी जानते हैं, कोलाइड करना, टकराना। अब देखो हुआ क्या। ट्रेडिशनली ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक बात है। आज तक तुम यही पढ़ते आए हो कि ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सवाल आता है कि यहां पे जो रिएक्ट शब्द मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है। ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि ए और बी आपस में करते हैं कोलाइड। ए और बी आपस में करते हैं कोलाइड और होता है इनके बीच में कोलिजन, इनके बीच में होता है कोलिजन और बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट। ए और बी आपस में करते हैं कोलाइड, आपस में करते हैं रिएक्ट, आपस में करते हैं कोलाइड, करते हैं कोलाइड और तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है। अब सवाल आता है कि सर ये बताओ कि ए के तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। बी के भी कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये भी ठीक बात है। तो क्या सारे ही कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बनता है, वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों, उसको कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन। वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बनता है, वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन। और वो मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे इफेक्टिव कोलिजन होता है, जिससे प्रोडक्ट बनता है, वो मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे इफेक्टिव कोलिजन होता है, जिससे प्रोडक्ट बनता है, उन्हें कहा जाता है एक्टिव मॉलिक्यूल। अच्छा सर, तो आप ये कह रहे हो कि जितने कॉलिजन्स होंगे, जितने भी कॉलिजन्स होंगे, वो सारे ही कॉलिजन प्रोडक्ट बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है। आप ये भी कह रहे हो ना कि वो कॉलिजन जो प्रोडक्ट को बनाएंगे उन्हें इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। बिल्कुल। और जिन मॉलिक्यूल से इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा होगा उस वक्त, वो एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ये बताओ कि क्यों कोई कॉलिजन तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन किसी किसी कॉलिजन में प्रोडक्ट बनना इम्पॉसिबल होता है। यानी मतलब कोई कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन है और कोई
इनइफेक्टिव कॉलिजन है, इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो प्यारे बच्चों कि कोई भी कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन हो उसके लिए दो चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फॉर इफेक्टिव कॉलिजन जो कंडीशंस मैं यहां लिखने वाला हूं मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी का मतलब होता है जो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reacting molecule, minimum amount of energy required by reacting molecule for effective collision। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for effective collision, required for effective collision और मेक द केमिकल रिएक्शन अकर। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो कम से कम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के पास होनी ही चाहिए, तभी वो तुम्हारा प्रोडक्ट बना पाएगा। और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for effective collision, the minimum amount of energy required for effective collision और make the chemical reaction occur, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये जो आपस में ए और बी टकरा रहे हैं ना, ये किस तरह से टकरा रहे हैं। तो एक प्रॉपर तरीका होता है कि ऐसे आगे टकराए या ऐसे आगे टकराए, तो इसे कहा जाता है ओरिएंटेशन। तो ए और बी जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उनके बीच में ओरिएंटेशन होना चाहिए प्रॉपर। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तभी होगा इफेक्टिव कॉलिजन, तभी बढ़ेगा तुम्हारा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब थोड़ी बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर। अब मैं वही ग्राफ बनाऊंगा जो पिछली क्लास में ग्राफ तुम्हें समझा रहा था। पिछली क्लास में जो ग्राफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था प्यारे बच्चों, वो ग्राफ मैं दोबारा से आज की क्लास में इन डिटेल समझाऊंगा। आज जो है कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही जाना है। आई थिंक यार लेक्चर जो है थोड़ा डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, लेकिन ठीक है। ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है, दो ही टॉपिक बचे हैं, एक तो ये कॉलिजन थ्योरी और दूसरा है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर, जहां पे हम पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, तो बच्चों अब आता है तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन और मेक द केमिकल रिएक्शन यानी प्रोडक्ट बन जाए, उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी का जो ग्राफ है वो मैं बनाऊंगा बच्चों, ध्यान से देखना। वाई एक्सिस पे हम लेंगे एनर्जी, जो वाई एक्सिस है ना, जो वाई एक्सिस है तुम्हारी, इसके ऊपर हम लेंगे क्या, एनर्जी। अब ध्यान से देखो कैसे दिखाया जाता है। देखो दो डंडे ऐसे खींचे जाते हैं, ठीक, एक नीचे होता है एक ऊपर। जो पहले लिखा होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बाद में लिखा होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसके बाद एक ऐसे लाइन बनती है, ये ठीक, ऐसे लाइन बनती है। इसका क्या मतलब है, ये वो पाथ दिखा रहा है, ये वो रास्ता दिखा रहा है जो जिस रास्ते से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ये जो लाइन खींची है ये वो उस पाथ को दिखा रहा है जिस पाथ को फॉलो करके ये उस एनर्जी के पाथ को दिखा रहा है जिस एनर्जी के पाथ को फॉलो करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब देखो इसे रीड करना होता है ना, तो इस ग्राफ से पता लगता है कि जो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है या हीट को रिलीज कर रही है। इस ग्राफ को देख के तुम यह बता सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। कैसे, देखो ऐसे ध्यान से देखो, तो यहां पे एनर्जी है, यहां एनर्जी है। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो जहां एनर्जी कम है वहां एनर्जी का घोलमाल हुआ होगा, जहां एनर्जी कम है वहीं एनर्जी का खेल हुआ होगा। तो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। जब भी रिएक्टेंट के साइड हीट आती है तो वो हीट तो एब्जॉर्ब हुई होती है, तो इसका मतलब ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यानी एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यहां एनर्जी कम है, तो मतलब यहाँ पे हीट, यहाँ पे तुम ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पे हीट के साथ कुछ हुआ होगा तो ये दिख जाएगा। देखो ऐसा होता है जब रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, ठीक, जब भी हीट इधर आएगी ना तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब भी रिएक्टेंट के साइड हीट आएगी तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो एंडोथर्मिक। और जब भी हीट इस तरफ आए, प्रोडक्ट की साइड आए, तो इसका मतलब हीट रिलीज हुई है बाहर। हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये समझ आया। अब यहां पे तुम सिर्फ रिएक्टेंट को देखो तो तुम कहोगे कि सर यहां दिख रहा है कि रिएक्टेंट के पास जो है ना इतनी एनर्जी तो है पहले से ही, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास पहले से है, इतनी एनर्जी और दी गई है, इतनी एनर्जी पहले से थी रिएक्टेंट के पास, ये वाली। तो जो एनर्जी पहले से थी रिएक्टेंट के पास उसे कहते हैं एवरेज एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से थी उसे कहते हैं एवरेज एनर्जी, ठीक। जो एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को देनी पड़ती है इसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए, इंपॉर्टेंट है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, जो हमें रिएक्टेंट को देनी पड़ती है ताकि वो प्रोडक्ट में बदल सके, ठीक है। तो रिएक्टेंट के पास देखो एक तो ये एवरेज ई है, एक ये ई है, इसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है तुम्हारी एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन, यही वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है which is required for effective collision और make the chemical reaction, उसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां बता दिया कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, इतनी है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ना एक मैं तुम्हें चीज बताऊंगा, डेल्टा एच। डेल्टा एच हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर।
किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज उसे कहते हैं डेल्टा एच। इस ग्राफ के अंदर डेल्टा एच कहाँ है प्यारे बच्चों? तो याद रखना, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो गैप है ना, इसे कहा जाता है डेल्टा एच। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो ये गैप है एनर्जी का, इसे डेल्टा एच कहा जाता है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, यानी कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। इसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है। सर मुझे नहीं समझ में आया, सर मुझे नहीं समझ में आया, तो बेटा इसे अभी याद कर ले। जब थर्मोडायनेमिक्स आएगी ना, तब इसे और अच्छे से बताऊंगा, डेल्टा एच को और एक्सपेंड करके समझाऊंगा। अभी याद कर ले कि जब भी केमिस्ट्री के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है ना, हीट एब्जॉर्ब होगी। अच्छा देखो मैंने इसे कैसे याद किया है। इन जनरल बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, केमिस्ट्री इजी लगती है फिजिक्स की तुलना में, ठीक है। वैसे तो कुछ बच्चों को वो भी इजी नहीं लगती है, लेकिन लेट सपोज कि फिजिक्स की तुलना में केमिस्ट्री तो आसानी लगती है। तो मैंने तुमसे सवाल पूछा कि बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री? तो तुमने कहा कि फिजिक्स तो टफ होती है, केमिस्ट्री आसान होती है, तो मैं तो केमिस्ट्री बनूंगा। अब ठीक है, तुम अपने आप को केमिस्ट्री मान लो। अब ये बताओ, मैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तुम केमिस्ट्री में हो, याद रखना। तो अगर तुम केमिस्ट्री में अगर तुम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, तो इसका मतलब केमिस्ट्री तुम बनना चाहते हो। तो केमिस्ट्री के अंदर जो सिस्टम होगा ना, मतलब जो हीट लेगा देगा, वो तुम होगे। केमिस्ट्री तुम ही बनना चाहते थे, तो केमिस्ट्री के अंदर जो हीट लेगा देगा वो कौन है? वो तुम हो। तो जब हीट एब्जॉर्ब करोगे, इसका मतलब तुम्हें कुछ मिल रहा है। और जब तुम्हें कुछ मिलता है बच्चों, तो तुम तो खुश होते हो ना, पॉजिटिव होते हो ना। तो इसीलिए ठीक है, ये याद करने का तरीका है, सबका अपना अपना होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वैसे कोई बहुत टफ बात नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया जाए, लेकिन फिर भी जब फिजिक्स के अंदर यही सेम चीजें पढ़ते हैं ना, तो साइन हो जाता है अपोजिट, तब वहां पता लगता है कि अच्छा हाँ दिक्कत तो थी याद करने में। अब दूसरे ग्राफ की बारी है, वही वाई एक्सिस पे एनर्जी, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, और ये ठीक। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो जहां एनर्जी कम है वहां कुछ खेल हुआ होगा हीट का, तो इसका मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हुई होगी। इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी हीट रिलीज होती है तो यहाँ पे डेल्टा एच होता है नेगेटिव, ठीक। बाकी सारी बातें वही हैं, ठीक। ये यहां तुम्हारा ये है ये, और ये है तुम्हारा डेल्टा एच, ठीक। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, इसे कहते हैं क्या? डेल्टा एच। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं क्या बच्चों? डेल्टा एच। ठीक है, तो ठीक है, इसका मतलब सर हम समझ गए कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है ए का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट molecules for converting into product is called activation energy. The minimum extra amount of energy required by reacting molecule for converting into product is called activation energy. अब यहाँ पे एक रिलेशन आता है एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक रिलेशन आता है एक्टिवेशन एनर्जी
और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में यहां पे एक रिलेशन आता है बहुत ही प्यारा सा, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। सिंपल है, याद रखना। ठीक, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में तो जानते होगे ना तुम, कि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब, प्रोपोर्शनैलिटी दो तरह से होती है डायरेक्टली, एक होती है इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज को तुम बढ़ाओगे तो दूसरी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर एक चीज को तुम बढ़ाओगे तो दूसरी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगी, घटेगी। आज तो कुछ भी हो जाए, जब तक आज सारे ही कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आज तो मैं छोड़ने वाला नहीं। सो बी रेडी फॉर द महामैराथन। महामैराथन, महाक्लास, महाक्लास आज अपनी है महाक्लास, महाक्लास। ठीक, ठीक, चलो। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं प्यारे बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reacting molecule to converting into product known as एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को चाहिए होती है, जो हमें देनी पड़ती है, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को चाहिए होती है ताकि वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट के अंदर, उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। उसे कहा जाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलो। इसके बाद जो डेल्टा एस याद है बताया था, डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच तुम्हें बताया था, थोड़ा मैं थक गया हूं, 2 घंटे की क्लास लेनी है इसीलिए थोड़ा धीरे। डेल्टा एच तुम्हें बताया था कि हीट ऑफ रिएक्शन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद कर लेना है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल आता है, सारी चीजें तुम्हें दे देगा, सीधा सीधा लिखेगा अभी जो बताऊंगा ना। अभी देखो, डेल्टा एच क्या, डेल्टा एच का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ई ए एफ माइनस ई ए बी। इस फॉर्मूले को याद कर लो। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। जहां पे डेल्टा एच होता है प्यारे बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन,
EAF होता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूंगा नहीं, बस सुनो। EAF होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और EAB होता है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, लिख भी लो साथ में कि EAF होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और EAB होता है प्यारे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और ये है डेल्टा है जिसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल सीधा ही देता है, तुम्हें ये दे देगा, ये दे देगा और ये पूछेगा, तुम्हें ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये पूछ लेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब देखो केस 1, क्या अगर EAF ज्यादा बड़ा है EAB से, तो इसका मतलब डेल्टा एच जो है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है इसमें। देखो बड़ा अगर ये है तो इसका साइन लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो EA क्या, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। बेसिक मैथ के अंदर पढ़ाया जाता है कि जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो देखना होता है कि बड़ा कौन है, जो बड़ा होता है आंसर, फाइनल आंसर में उसका साइन लगता है। तो अगर EAF बड़ा है तो जो डेल्टा एच आएगा उसके उसके सामने साइन इसका लगेगा, इसके आगे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो कैसी होती है रिएक्शन, एंडोथर्मिक, यानी हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक, दूसरा केस है अगर EAF छोटा है EAB से, EAF छोटा है EAB से, सॉरी दूसरे केस में ये बड़ा है। ठीक, EAB क्या है, बड़ा है। अब जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, माइनस साइन है, देखो इसका साइन माइनस है, तो डेल्टा एच के आगे लग जाएगा माइनस, नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और तीसरा केस अगर क्या हो, अगर EAF बराबर हो जाए EAB के, क्या हो अगर EAF बराबर हो जाए EAB के, तो डेल्टा एच हो जाएगा 0। ठीक, डेल्टा एच हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, और एक छोटी सी बात ये थी कि भाई EA और R में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मतलब एक चीज अगर तुमने बढ़ाई तो दूसरी चीज अपने आप घट जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। वो ग्राफ के थ्रू भी मैं समझ सकते हैं, और समझा देता हूं एक बार, जरूरी नहीं है लेकिन चलो एक बार फील करवा देता हूं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को तुम बढ़ा देते हो तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। अभी बस फील करवा देता हूं। ठीक, हालांकि तुम्हें बस ये याद रखना है कि एक चीज अगर बढ़ाओगे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो रेट घट जाएगा। शायद कभी फिर मुलाकात हो ना हो। बच्चों मेनली जब मैं 11th-12th में था और उसके बाद भी एक आध साल, तो मैं दो गाने बहुत सुना करता था। एक था आरंभ है प्रचंड, सुना होगा तुमने, कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। मुझे पूरा याद नहीं है। तो एक तो ये गाना था, इसके अलावा एक और था, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडा की माला पहने जगे काली कैलासी। ऐसे करके एक बहुत ही सॉलिड गाना था बच्चों। मतलब मैं अपने टाइम में सुना करता था जब मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे स्टूडेंट हुआ करता था। दे आर हाईली मोटिवेटिंग फॉर मी। दे आर लाइक दे बर्न फायर इनसाइड मी, यू नो। मैं कितना भी डिमोटिवेट क्यों ना हूँ, लेकिन जब मैं उन सॉन्ग्स को, उन गीत को सुना करता था तो मेरे अंदर एक फायर आ जाती थी कि यस, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक, आओ देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज बच्चों होती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट तुमने लिया हुआ है उसका नेचर क्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो, जो रिएक्टेंट तुमने लिया हुआ होगा उस रिएक्टेंट का, जैसे मान लो कोई ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, अब अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, यानी ए के अंदर जितने बॉन्ड होंगे, बी के अंदर जितने बॉन्ड होंगे, अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए, जैसे यहाँ ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे मान लो कि जैसे यहाँ ए से क्या बन रहा है, ए से तुम्हारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और एक और रिएक्शन है जिसमें बी से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी अलग अलग आती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग आती है। देखो, जब हम अलग अलग रिएक्टेंट्स लेते हैं तो अलग अलग रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ बॉन्ड है, ए के अंदर जितने बॉन्ड होंगे और बी के अंदर जितने बॉन्ड होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब अगर बॉन्ड अलग अलग है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, यानी बॉन्ड एनर्जी, वो भी अलग अलग होगी। और जब बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी ये सब अलग अलग है बच्चों, तो एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ए को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी वो भी अलग होगी, और बी को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो भी अलग होगी। तो सबसे पहली चीज आ जाती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट अलग अलग है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग होगी। अगर रिएक्टेंट अलग अलग है प्यारे बच्चों, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इसके बाद आता है कैटलिस्ट है कि नहीं, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो देखो,
कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं प्यारे बच्चों जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है या तो उसको बढ़ा देंगे या उसको घटा देंगे। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है या तो उसको बढ़ा देंगे या उसको घटा देंगे। अगर बढ़ाएंगे तो इसे कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर घटाएंगे तो इसे कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, अगर रेट को बढ़ा देंगे तो कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर रेट को घटा देंगे बच्चों तो इसे कहेंगे क्या? नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ध्यान से देखो, अगर रेट बढ़ा है तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? अभी पीछे रिलेशन बता के आ रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में ये रिलेशन होता है। अगर रेट बढ़ा है, एक चीज बढ़ी है तो दूसरी चीज क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ रेट बढ़ा है इसका मतलब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई होगी? घटी होगी। और यहाँ रेट घटा है तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ी होगी। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत ध्यान से देखना बच्चों। वही है कि यहाँ वाई एक्सिस पे एनर्जी लेंगे, वही दो लाइनें, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये ठीक, ये और ये। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है सॉलिड लाइन वाला, ये है विदाउट कैटलिस्ट का। यानी यहां पे किसी भी तरह के कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, इसके बाद ये वाला ग्राफ देखो, नीचे वाला, तो इसमें तुम ये देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी घट गई है। एक्टिवेशन एनर्जी घट गई है बच्चों, तो इसका मतलब रेट बढ़ गया होगा, और जब रेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब वो कैसा कैटलिस्ट होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है? पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ठीक, और तीसरे वाले में देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई है यानी रेट घटा होगा, और जब रेट घटा होगा तो कौन सा कैटलिस्ट ऐसा करवाता है? नेगेटिव, नेगेटिव कैटलिस्ट। प्यारे बच्चों समझ में आया? एक बार और रिपीट किया जाए तो चलो एक बार और रिपीट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मेनली डिपेंड करती है किन चीजों पे पड़ रहे हैं। ठीक, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, इस बात को यहाँ पे पढ़ा जा रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक, सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट अलग अलग हैं तो इनमें बॉन्ड्स अलग होंगे, बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगी। यानी रिएक्टेंट अगर अलग अलग लोगे तो भी एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, कैटलिस्ट रेट को ऑल्टर कर देता है, रेट को बढ़ा देगा या घटा देगा। बढ़ाएगा तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और घटाएगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर रेट बढ़ा है तो एक्टिवेशन एनर्जी घटी है, अगर रेट घटा है तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी है। फिर ग्राफ बनाया है, सॉलिड लाइन विदाउट कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी घटी है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं
मतलब जिस माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन की एक सब्सिडरी है। इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन एक फादर कंपनी है जिसके अंदर कई सारी चीजें हैं। दे आर डीलिंग विद जियो पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, एंड basically the main purpose of the establishment of the its Triparty Foundation is creating awareness among the citizen of India, or trying to, like, we are not the very big one, but we are here, so a little impact that can create by us, we are trying to do that. Its Triparty Foundation is basically our main oriented or main focus on creating awareness in citizen of India about the geopolitics, like uh, the citizens must be aware about the friendship in geopolitics. It is not like the friendship in our life, in our common life. It is about the interest. Geopolitics is all about interest. We have no permanent friends, a very common phrase used by many people. We have no permanent friends and not no permanent enemy. It's all depend upon interest. इन जियोपॉलिटिक्स, इफ अ कंट्री, किसी देश के पास अगर इंटरेस्ट है ना बच्चों, अगर आज देखो, ये वही यूएसए है, वही अमेरिका है जिसने 1971 में इंडिया पे अटैक करने के लिए अपनी न्यूक्लियर बेड़े को भेज दिया था। और आज वही अमेरिका है जो कह रहा है कि हम खड़े हैं भारत के साथ, हम भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये वही रशिया है जो उस समय यूएसएसआर था, जिसने भारत को बचाने के लिए न्यूक्लियर पनडुब्बियां अपनी भेज दी थी। जब अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वॉरशिप इंडिया की तरफ रवाना किए, तब ये वही यूएसएसआर था जो उस वक्त उसने इंडिया को बचाने के लिए अमेरिका से न्यूक्लियर वॉर करने तक के लिए वो रेडी हो गया था। और आज वही रशिया है जो एकदम न्यूट्रल रहता है, चाहे इंडिया का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे इंडिया का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि वी आर कंसर्न्ड एंड वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। Like, what a hypocrisy that Russia is telling us that war is not the solution. Although I am not a supporter of Russia, or I am not a person that not support Russia. I do not support anyone and do not hate anyone. I just love my country. Like, मेरे देश के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है। अब हो सकता है वो एक समय के लिए अच्छा हो, एक समय के लिए खराब हो, सभी यही करते हैं बच्चों इन जियो पॉलिटिक्स। सो इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन का मेन जो पर्पस था एस्टेब्लिशमेंट का, वो यही था कि एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करना और एक बहुत बड़े व्यापक तौर पे इन्फ्लुएंस को लेके जाना। एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड होप एवरीवन विल अप्रिशिएट एंड फॉलो अस। हाँ, तो मैं एक्चुअली जो फाउंडेशन है वो वहां पे रुकना नहीं चाहता था, ठीक है। द फाउंडेशन वॉन्ट्स टू एक्सपैंड a lot in many fields. The foundation is not going to stop here. We are continuing this. हम इसको करेंगे। बच्चों, थोड़ी बातचीत हो जाए तो मजा आता है, ठीक है। चीजें तुम्हारे साथ शेयर की जाए तो हम इसे तो करेंगे ही, हर चीज में जाएंगे। तुम्हें फिजिकल पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक के सर अलग हो सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें बायो भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे। यस, मैथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा और बायो भी मैं ही पढ़ाऊंगा और बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। वो तो तुम देख ही लेना, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स में भी काइनेमैटिक्स में पढ़ाऊंगा। काइनेमैटिक्स जो है मैं पढ़ाऊंगा, बाकी जो है टॉपिक ओरिएंटेड टीचर आपको पढ़ाएंगे। अभी तो हालांकि फिजिकल चल रही है तुम्हारी, तो एक्चुअली आई वांट टू टेल कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। अभी हमें और एक्सपैंड करना है, ठीक। अभी इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन जो है, दे आर गोइंग टू एक्सपैंड अ लॉट इन मैनी फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड फिनटेक,
फिनटेक का तो बेसिकली सब कुछ रेडी भी हो गया है ना, लोगो वगैरह सब रेडी हो चुका है। और फिनटेक में एक्चुअली कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा रेडी है, बस उसको लॉन्च करना है चैनल को, एंड देन उसके बाद कंटेंट अपलोड करना है। और ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी ट्विटर पे, ठीक है। ट्विटर पे हमारे प्लेटफॉर्म इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन, मेरा अकेले का नहीं है, इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन जो है ट्विटर पे आपको मिलेगा @ ये हमारा हैंडल का नाम है। सो एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था और अब इसे एक्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है। सो या एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर एंड यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, ठीक है। किसी एक चीज पर रुकना नहीं है बच्चों, जिंदगी का नाम है भागना, ठीक। भागते रहो, ठीक, रुको नहीं, सही जगह पे भागते रहो। आप सही जगह पे भाग रहे हो कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए होते हैं टीचर्स, ठीक। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें ये बताते हैं कि हम जहां भाग रहे हैं, जिस रास्ते पे हम भाग रहे हैं वो सही है कि नहीं। हालांकि उम्र एक एज के बाद जो होता है, एज के बाद बच्चा खुद समझदार हो जाता है, वो खुद समझने लगता है कि आखिर कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा रास्ता मेरे लिए गलत है। तो मैं यहाँ हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए कि तुम्हें बस भागते रहना है। एक बार चेक कर लिया जाए, 1 घंटे 7 मिनट का लेक्चर हो चुका है, वीडियो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है और डिवाइस की चार्जिंग चार्जिंग भी बेस्ट है, ठीक है बच्चों। तो अब कहाँ थे हम, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कंडीशन थी जो इफेक्टिव कोलिशन के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस तरह से रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करने वाले हैं, ठीक। अब देखो 2 चीजें दिखाऊंगा, ये ए है, ठीक, ये बी है। अब ये आपस में करेंगे कोलाइड, कोलाइड किए, अब बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो एक कोलिजन तो ये था, इसे कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए हैं उनका ओरिएंटेशन कैसा था, प्रॉपर था। उनका ओरिएंटेशन कैसा था, प्रॉपर था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वो बना है। अब देखो एक और तरीका, ये ए है और ये बी है। अब ये ऐसे जाके टकराए, तो यहां पे ना बच्चों यहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो जिस तरह से ये ओरिएंटेड है और जिस तरह से ये टकरा रहे हैं इम्प्रॉपर है, तो इसीलिए यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पे था तुम्हारे पास क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन above reaction, and the below reaction lacks the proper orientation, that's why the product is not formed here. Not so tough, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगभग कोलिजन थ्योरी के खत्म होने वाली है और लगभग 1 घंटा भी होने ही वाला है। आई थिंक 1 घंटे से, सॉरी 1 घंटे से तो ज़्यादा हो ही गया था तभी। लगभग 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट पे कोलिजन थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, या मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट।
अब बच्चों हमें पढ़ना है लिमिटेशंस, लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, कि भाई क्या क्या कमियां हैं कोलिजन थ्योरी के अंदर। कहते हैं 3 कमियां हैं लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी, वो कौन सी बातें हैं जो कोलिजन थ्योरी हमें नहीं समझा पाया, या जहां पे कोलिजन थ्योरी काम नहीं करती है। तो सबसे पहली बात है प्यारे बच्चों कि जो कोलिजन थ्योरी है वो मेनली एप्लीकेबल होती है गैसियस रिएक्शन के अंदर, यानी वो रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज गैसेस होती हैं उनके अंदर तो कोलिजन थ्योरी वैलिड साबित होती है और बाकी जगह फेल करने लगती है। तो कोलिजन थ्योरी कहां पे वैलिड होती है? जहां जहां गैसियस रिएक्शन देखने को मिले, या फिर एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज तुम्हारे पास हो, मॉलिक्यूल क्या हो, मॉलिक्यूल। तो कोलिजन थ्योरी मेनली वैलिड होती है गैसियस रिएक्शन में, और ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज मॉलिक्यूल हो। आयन वगैरह होते हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आयन वगैरह है, अगर मॉलिक्यूल के अलावा कुछ है, आयन है, तो वहां पे कोलिजन थ्योरी फेल कर जाती है, वो समझा नहीं पाती है कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये वैलिड है, समझा देती है कि रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। कब? जब गैसियस रिएक्शन हो या ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज मॉलिक्यूल हो। ठीक है। दूसरी क्या बात है? दूसरी, ये जो थ्योरी है बच्चों, कोलिजन थ्योरी, ये सिंपल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए वैलिड होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये फेल कर जाती है। ठीक, वैलिड होती है सिर्फ सिंपल बाई मॉलिक्यूलर, यानी जिसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हो। ठीक, सिंपल हो, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हो, सिंपल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सिंपल का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। बाई का मतलब 2 मॉलिक्यूलर, यानी 2 मॉलिक्यूलर की सिंपल रिएक्शन में तो ये वैलिड है। लेकिन जहां आ जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जहां आ जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वहां पे ये थ्योरी कर जाती है फेल। यहां पे ये नहीं समझा पाएगी कि क्या हुआ कि प्रोडक्ट बन गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जहां मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होता है उसमें ये थ्योरी नहीं समझा पाती है कि क्या हुआ है। ठीक है। तीसरी बात है कि जो ये थ्योरी है ना बच्चों, ये मानती है, ये पहले से ही मान के चलती है कि जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं वो हार्ड स्फीयर है, मान के चलती है ये बात। ठीक, कोलिजन थ्योरी इस बात को पहले से ही मान लेती है कि जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट जो आपस में टकराएंगे वो रिएक्टेंट कैसे होंगे, हार्ड स्फीयर होंगे, सॉलिड स्फीयर की तरह होंगे। तो यहां पे कोलिजन थ्योरी इग्नोर कर देती है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो, सिंपल सी बात है कि जरूरी थोड़ी है कि जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ स्फेरिकल ही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल ही हो, नहीं, किसी और शेप का भी हो सकता है। तो वहां पे कोलिजन थ्योरी फेल कर जाएगी। वो सिर्फ तभी ये बात समझा पाएगी जब हार्ड स्फीयर तुम मानोगे। ठीक, ये मान के ही चलती है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो हार्ड स्फीयर है, इग्नोर कर देती है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग भी हो सकता है। कोलिजन थ्योरी कहती है मैं नहीं मानती। आगे बढ़ो। सो यहाँ पे 1 घंटे 16 मिनट पे जो है तुम्हारा कोलिजन थ्योरी हुआ कंप्लीट।
अब जो है बिल्कुल मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अगला टॉपिक पढ़ा दिया जाए। अगला टॉपिक तुम्हें पढ़ा दिया जाए प्यारे बच्चों, और वो तुम्हें पढ़ाई भी जाएगी। बिल्कुल अभी एक टॉपिक और पढ़ाएंगे। एक्चुअली जो अगला टॉपिक है वो छोटा सा एक टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभी पढ़ के आए थे ना कि एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, और भी थे, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट था, और एक तो था तुम्हारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा था तुम्हारा कैटलिस्ट जिसमें था पॉजिटिव कैटलिस्ट, और था नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, और नेगेटिव कैटलिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे एक्टिवेशन एनर्जी में हम पढ़ के आए हैं, अब वैसे ही पढ़ेंगे कि वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक। मतलब ऐसे फैक्टर्स जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ या घट सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक को जो है अभी 5 मिनट के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। चलो, तो बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है। हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि फिजिकल स्टेट 3 तरह का होता है, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो जो रिएक्टेंट तुमने लिया है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है। तो देखा गया कि अगर वो गैस है तो उसके अंदर रेट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा लिक्विड में, और सबसे कम होगा बच्चों किसमें, सॉलिड में। इसके बाद आता है फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट तुमने लिया है उसका साइज क्या है। अगर फिजिकल उसका साइज क्या है, ठीक, फिजिकल साइज, अगर उसका साइज बड़ा है तो रेट कम होगा, अगर साइज बड़ा है तो रेट कम होगा। भाई रिएक्टेंट अगर बड़ा है तो इसको प्रोडक्ट में बदलने में ज्यादा टाइम लगेगा, रेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर साइज छोटा है तो रेट ज्यादा होगा। और एक बात होती है सरफेस एरिया बच्चों, तो सरफेस एरिया, अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत कर जाना इसके साथ। सरफेस एरिया एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग फैक्टर होता है
जब हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं ना बायो के अंदर, तब वहां पढ़ाया जाता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना कैटलिस्ट का, उतना ज्यादा तुम्हारे रिएक्टेंट को जगह मिलेगी वहां उस पर रिएक्ट। देखो ऐसे होता है, देखो समझो, ये होता है तुम्हारा कैटलिस्ट। इंक जो है साथ दे जा इस टॉपिक में। देखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर रिएक्टेंट आके चिपकेगा और उतना तेजी से तुम्हारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। तो रेट क्या हो जाएगा ज्यादा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रेट। देखो सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतनी तेजी से रिएक्टेंट इसके ऊपर चिपकेगा, उतना ज्यादा जगह बहुत है ना यार, तो तेजी से रिएक्टेंट चिपकेगा और तेजी से प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो एक ये पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा है फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट में, अब फिजिकल स्टेट तीन ही तरह का हो सकता है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। गैस में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। और दूसरा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर मॉलिक्यूलर साइज बड़ा तो रेट कम और मॉलिक्यूलर साइज कम तो रेट ज्यादा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ज्यादा। तीसरा फैक्टर है बच्चों केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल वही है लास्ट अभी पढ़ा के आया हूं, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर अलग अलग लोगे तो उसके लिए बॉन्ड अलग अलग होगा, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, तो रेट भी क्या होगा अलग अलग होगा। रिएक्टेंट अगर अलग अलग लोगे तो फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट। समझते हो इस बात को कि अगर अलग अलग रिएक्टेंट लेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जीज अलग अलग होंगी। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग होगी। यानी देखो अगर रिएक्टेंट अलग अलग है तो बॉन्ड अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग होगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो कंपेयर करना है तुम्हें बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन है बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो। ठीक, क्या क्वेश्चन है। NO प्लस O2 से बना 2NO2, NO2 से बना 2NO2, इसका R है, रेट है फांसी दिया हुआ है सवाल में कि ये रिएक्शन हो रही है, इसका रेट क्या है ज्यादा है। दूसरा है 2COO2, 2CO2, इसका रेट है कम। चलो आप देखो, अब देखो इसमें पूछेगा कि बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इन दोनों में से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। कैसे देखते हैं, देखो इसका रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा है तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसको कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में बदल जाने के लिए। ठीक, इसका रेट कम है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तब जाके ये प्रोडक्ट में बदल पाएगा। इसका रेट ज्यादा है तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम है। बताया था ना, अगर रेट ज्यादा होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो रेट अगर इसका ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसको कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो और इसका रेट कम है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब बहुत ही मजबूत है, ये बहुत ही मजबूत है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे, इससे। CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे, इससे। CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मेरे बच्चों किससे, NO से। आगे बढ़ जाओ, तीसरी चीज आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो तीसरी चीज थी केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर रिएक्टेंट अलग अलग लोगे तो बॉन्ड अलग अलग होंगे, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी,
अलग अलग होगी, एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा प्यारे बच्चों, अलग अलग होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। चौथी चीज है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तुम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को तुम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे प्यारे बच्चों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। कई बार मेरा चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं गुस्से में हूं, हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली में चेहरा मेरा थोड़ा सीरियस रहता है, ठीक, लेकिन मैं गुस्से में नहीं रहता हूँ। आ जाओ। तो कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो अगर मैं ऐसे फेस बना के रखूंगा ना ऐसे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कुछ सोच रहा हूं। द पीपल अराउंड मी always tell me what are you thinking, what are you thinking, what are you thinking, and this thing create a undue pressure in me, like इसकी कोई जरूरत नहीं है यार, एक ऐसा प्रेशर मेरे अंदर बनने लगता है कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूं, मैं बस चुप बैठा हूं, मेरा हैबिट है बैठा हूं। मेरे लोग आसपास आके फालतू में मुझे नॉलेज देने लगते हैं कि यार ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। लाइक व्हाट यार, मैं बस चुपचाप बैठा हूँ, मुझसे ज्यादा तो तू सोच रहा है, मैं तो उतना सोच ही नहीं रहा हूँ। तुम्हें कम सोचना चाहिए, आपको कम सोचो, आप कम सोचो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इसका जवाब यही हो सकता है। अब अगर ऐसा बोल दो तो जो है मुंह खुल जाता है भाई, क्या करें फिर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इनका तो होता रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, जब कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ता है और रेट बढ़ जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, बताओ एक्सेप्शन, दिमाग लगाओ, पढ़ा चुका हूं। एक्सेप्शन है बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है याद हो तो R इज टू के ए की पावर 0, रेट कांस्टेंट होता है। तो तुम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना भी बढ़ाओ रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तुम कितना ही बढ़ा लो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई डिपेंड नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, ठीक है। अगली चीज आती है प्रेशर, अगली चीज आती है प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता है तो रेट बढ़ जाता है। अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा और रेट भी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, देखो जैसे प्रेशर है ना, देखो ये प्रेशर को अगर बेटा बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएंगे और रेट भी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद ये थी कौन सी पांचवी चीज, और छठी आती है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट तुम्हें बता के ही आया कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लोगे तो ये रेट को बढ़ा देगा एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लोगे तो ये रेट को घटा देगा एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर। अच्छा ये नहीं बताया शायद मैंने ना कि इनके बीच में तुम्हें फील नहीं करवाया है, तो फील करवाने का यार मैं कहूँ तो उसको तुम्हें कुछ जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फालतू की चीजें जो है वैसे भी नहीं करनी है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो वही पढ़ो जो काम का है, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट लोगे तो रेट को बढ़ा देगा एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लोगे तो रेट को घटा देगा एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर। एक चीज घटती है बढ़ती है,
तो ये घटती है, ये घटती है, तो ये बढ़ती है। रिलेशन जो है जो यहाँ लिखता हूँ वो रिलेशन तुम्हें याद करना है बच्चों। और लास्ट चीज है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर पे तो तुम खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो बढ़ेगी, तो कॉलिजन बढ़ जाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास है वो बढ़ेगी, कॉलिजन बढ़ जाएंगे, तो रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर, यानी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। किस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है, के पर फर्क पड़ता है, इस बात को पढ़ा जाएगा अब अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार आप समराइज कर लेते हैं। कॉलिजन थ्योरी पढ़ी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन पढ़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये पढ़ा है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है। अगली क्लास में जब आना तो इन सब चीजों को रिवाइज करके आना, ढंग से रिवाइज करके आना। और मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में जो पढ़ाना है वहीं से स्टार्ट किया जाए। 10-15 मिनट 20 मिनट जो तुम्हें स्टार्टिंग में रिवाइज करवा दिया जाता है, वो रिवीजन जो है हर क्लास में करवाना, आई थिंक दैट्स नॉट मेक एनी लॉजिक। ठीक है, तुम्हें खुद भी तो पढ़ के आना चाहिए, तुम खुद भी तो पढ़ो बच्चों। मुझे थोड़ी एग्जाम में बैठना है, मैं बैठ चुका हूँ, मुझे जितना बैठना है, ठीक, आगे भी जिसमें बैठना होगा उसमें देखेंगे। लेकिन अब जो मेन है वो तुम्हारा है, तुम्हें बैठना है। तुम हो अपने बेसिक पे हो बिल्कुल, जहाँ पे तुम्हें बैठना ही बैठना है, तो जो है तुम्हें पढ़ना है। थैंक यू।